दोस्तों शुरू करते हैं एक नए आगाज के साथ। ई वे बिल। यस। ओके। दोस्तों का फेवरेट, स्टूडेंटों का फेवरेट चैप्टर है, जो क्या है सबसे पहले प्रायोरिटी में छोड़ते हैं। पर दोस्तों नहीं छोड़ना है, अभी कुछ भी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, दैट्स इट, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये चीज दोस्तों बकायदा ध्यान रखना। ओके, चलो फटाफट से आ जाओ, बात करते हैं दोस्तों ई वे बिल की। ओके, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, ई वे बिल के केस में अगर आप देखेंगे, ओके, ब्यूटीफुली क्या है, यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट समरी, ये समरी नोट्स या चार्ट बुक जो भी इसको कहला लो आप, वो एक ही है, पता है क्या? कि जब आपको लगता है ना कि ये पूरा चैप्टर दो पन्नों में सिमट के रह गया है, तो यू नो कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से दैट आपको लगता है कि यार चल यार कर ही लेता हूँ, कि इतना ही टाइम है। ऐसा लगता है कि नहीं आपको कि कर ही लेता हूँ यार, राइट? अभी एग्जाम्शन आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप देख रहे हो कि 4 पन्ने हैं वहां पे, तो मतलब कर ही लेता हूँ भाई। डू यू रियलाइज यू हैव पुश्ड योर सेल्फ देयर, राइट? इतू सा तो है, क्या बात है, एकदम सही खुशी पुगलिया। इतू सा तो है, कर लेते हैं भाई, राइट? रिवीजन करने में भी टाइम नहीं लगता। वेरी गुड। ओके, और क्यूएन इसीलिए सो दैट यू कैन फॉर्म सेंटेंसेस। ऐसा ना हो कि यार समझ में आ जाए फिर यू कैन नॉट फॉर्म सेंटेंसेस। क्यूएन भी साथ में करने का ऑब्जेक्टिव वही है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों अभी फटाफट से ईवे बिल में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि कब कब इनिशिएट होगा ईवे बिल, कब जनरेट करने की नौबत पड़ेगी ईवे बिल। ऑल्सो रिमेंबर दैट ईवे बिल का एक अलग ही पोर्टल है, वो जीएसटी के पोर्टल में नहीं है। ओके, eWaybill.www.eWaybill.gov.in करोगे तो ईवे बिल का वेबसाइट आ जाएगा। पर कब मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, कब नौबत आएगी कि ईवे बिल जनरेट हो? तो बहुत सिंपल है, अगर आप कर रहे हो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई भी नहीं, वर्ड यूज किया है मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पे कंसाइनमेंट वैल्यू जो है माय डियर फ्रेंड्स याद रखना इज मोर देन 50 lakhs, 50,000। आर यू गेटिंग इट? यस। In relation to supply, reasons other than supply, due to inward supply from unregistered person। ओके, वापस, सप्लाई भी एक कारण हो सकता है वो मूवमेंट का, अदर देन सप्लाई भी हो सकता है, और इनवर्ड सप्लाई जहां पे आप माल खरीद रहे हो एक ऐसे सप्लायर से जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन, राइट? फॉर रीजन अदर देन सप्लाई में दोस्तों डिलीवरी चलान में ऑलरेडी बात कर चुके हम लोग, समथिंग लाइक सेल्स रिटर्न, समथिंग लाइक गुड सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, ये आ सकता है। ठीक है, तो ये सीन। अच्छा, कंसाइनमेंट वैल्यू को बकायदा डिफाइन किया कि कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या लेना और क्या नहीं लेना। तो बोला जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आता है, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस 15 2 में जो ऐड करना है वो, माइनस जो 15 3 में लेस करना है वो ले लो आप, बराबर। पर बेटा आप इस बार जीएसटी को भी ले लो, बिकॉज यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस में ईवे बिल में क्या लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सिंपल सी बात है जीएसटी को भी ले लो आप, समझा? यस, बोला जीएसटी को भी ले लो आप। बट अगर आप क्या है, टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स को साथ में भेज रहे हो, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट इशू किया है वो कौन सा है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, साथ में उसका बिलिंग हो रहा है, तो उस केस में फिर एग्जाम सप्लाई आपको नहीं लेना। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने 3 सिचुएशंस बना दिए। क्या, कौन सी 3 सिचुएशंस है? पहली, जहां पे आप सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो, दूसरी जहां पे ओनली एग्जाम सप्लाईज, और तीसरी टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज। तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में सुजोसो व्हाट विल यू सी, वन थिंग, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी। परफेक्ट है? यस। 50,000 से ऊपर आया, ईवे बिल जनरेट करेगा करेगा करेगा। कौन करेगा वो छोड़, होगा वो बात पक्की है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। सेकेंड, ओनली एग्जाम सप्लाईज, यानी का मतलब क्या हो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाईज ही जा रहा है। गवर्नमेंट ने बोला अरे यार इसमें कोई जीएसटी का इंप्लीकेशन नहीं है, क्यों फालतू का कंप्लायंस बढ़ा रहे हो, कोई कंप्लायंस करना ही नहीं है ईवे बिल में। ओके, ईवे बिल का कोई कंप्लायंस आप नहीं करेंगे, ईवे बिल जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है। थर्ड,
टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो उसमें टैक्सेबल का वैल्यू ले लो, जीएसटी का वैल्यू ले लो, पर एग्जेम्प्ट सप्लाईज का वैल्यू ऐड मत करना। हाँ, ये एडिशन के बाद अगर क्या है आपका 50,000 से ज्यादा तो करो, नहीं होता तो मत करो, ठीक है। तो वैसे ही बेटा, ओके, मुझे एक बात बताओ, पहले केस में क्या आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? 65,000। क्या वो 50,000 से ज्यादा है? यस, तो ईवे बिल जनरेट होगा। दूसरा, एग्जाम सप्लाई 100 के, यानी कि आपको पता ही है, 100 के समझाना नहीं पड़ेगा, सब इंस्टाग्राम जनरेशन है, जेन जी पीपल्स। यस, 1,00,000 तेल लगाने गए, आगे जाके हम लोग क्या है एक ऐसा रूल पढ़ेंगे जहां पे क्या है केसेस बताए गए कि कब आपको क्या है ईवे बिल जनरेट नहीं करना, तो उसमें आता है कि अगर आप सर्टन नोटिफिकेशन नंबर के तहत क्या है एग्जेंट होते हो तो करना नहीं, समझे। और वो सर्टन एग्जामेशन में सभी एग्जामेशन कवर हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड, टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज, ओके, टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज, क्या मतलब है इसका? फटाफट से बताओ। यस, बताओ गौरव, वापस देख, माँ कसम वहां आके बेटा लाइब्रेरी के सामने आवाज करके निकल जाऊंगा, टपली मार के चला जाऊंगा मैं, याद रखना, बेइज्जती हो जाएगी बेटा। 85 आएगा या 45 आएगा? 45 नहीं लेंगे, ठीक है, परफेक्ट, सिर्फ लेंगे टैक्सेबल सप्लाईज एंड जीएसटी, क्लियरली यहाँ पे ईवे बिल जनरेट नहीं करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? यस है। सेकेंड केस में, सेकेंड केस, अरे सेकेंड केस में बेटा अपने को सीवी निकालना ही नहीं, समझो, सीवी निकालने की नौबत ही नहीं आएगी, आपको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा सीवी, आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ईवे बिल जनरेट करना है कि नहीं, तो आपका आंसर ये होगा, इन दिस केस सिंस द सप्लायर इज ओनली सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स, सिंपल, नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट ईवे, ठीक है। यस, और याद रखना ईवे बिल जनरेट कब हुआ है, जैसे मैंने बताया इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि अगर मैंने सर्विस दिया है कोचिंग का तो ईवे बिल जनरेट होगा। क्या भेज रहा है तो कंटेंट को ऐसे शिप कर सकते हैं क्या? मेरी आवाज को ऐसे शिप कर सकता हूं? तो याद रखना गाउठी पीपल्स, बहुत जरूरी है क्या, ये याद रखो कि ये कंप्लायंस ही सिर्फ गुड्स के रिलेशन में होगा, ना कि सर्विस, ठीक है। यस, भूल कर भी कोई भूल हो ना, समझे? यस, ये चीज याद रखना, ओके। अभी इसमें एक और चीज याद रखने जैसी ये है दोस्तों कि चलो 50,000 का लिमिट है, यस सर, ओके, पर ऐसी भी क्या कोई केसेस है क्या जहाँ पे 50,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता, जहाँ पे बोल दिया है कि तेल लगाने गया कि तू ये थ्रेशोल्ड लिमिट को बेटा क्या करता है, एक्सीड करता है या नहीं करता है, डजेंट मैटर, तेल लगाने गया कि तू इसको एक्सीड करता है या नहीं करता है, डजेंट मैटर, समझा, तेरे को ईवे बिल जनरेट ही करना पड़ेगा। तो दो केस बोले, पहला इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय जॉब वर्क, और दूसरा इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, ओके। तो पहला वाला केस क्या है कि भैया अगर जॉब वर्कर को भेज रहा है तो गुड्स, ओके, तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है और वो इंटरस्टेट है, मुंबई से दिल्ली, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला है भाई तू ये मत देख के गुड्स का वैल्यू क्या है, वो 5,000 हो 50 लाख हो, तेल लगाने गया, तेरा कर्तव्य है ईवे बिल जनरेट करना और तू करेगा, तू करेगा ईवे बिल जनरेट, तू देखेगा ही नहीं कि वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे क्या है, घंटी बजनी चाहिए कि सर ने बोला था प्रिंसिपल जॉब वर्कर, प्रिंसिपल
जॉब वर्कर में ई वे बिल जनरेट करना है, और ई वे बिल जनरेट करना है, फिर तेल लगाने गया, फिर तेल लगाने गया कि क्या है सीवी। और याद रखना वो जानबूझ के बड़ा सीवी तेरा डालेगा 50,000 के नीचे, क्योंकि कई लोगों को ये एक्सेप्शन पता नहीं होगा, या पता है तो याद नहीं होगा। तो तब तुझे और भी सतर्क होना कि कुछ सुना था यार, कुछ सुना था कि प्रिंसिपल जॉब वर्कर में क्या है 50,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता ये। और दूसरा क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन। अभी यहाँ पे बंदा इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहा है, किसका, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। आपको पता है ना रजिस्ट्रेशन में इसको एग्जेम्पशन मिलता है 20 लाख तक का, कि भले ही ये कांड क्यों ना कर ले आप, इंटरस्टेट वाला, आपको क्या है तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बेच रहे हो हैंडीक्राफ्ट, और जनरली हैंडीक्राफ्ट आप बेचते हो कहाँ पे, गाँव में, या फिर वो क्राफ्ट्समैन वाला सी, राइट। तो ये दोनों के केस में गवर्नमेंट ने यही बोला है क्या, कि भैया तुझे अगर वो 20 लाख का एग्जेम्पशन चाहिए तो तुझे पैन कार्ड और ई वे बिल दोनों जनरेट करना पड़ेगा, याद है। वहां पे भी वो कंडीशन हम लोगों ने रिटरेट किया था, वहां पे भी वो कंडीशन रिटरेट किया था। तो अगर सेक्शन 24 को कायदे से देखो तो वहां पे भी वो चीज मिलेगी और यहां पे भी मिलेगी। देखो देखो बेटा, ऊपर तो देखो, आप ऊपर तो देखो, दिख रहा है बेटा कि जनरेट्स ई वे बिल। तो बेटा हैंडीक्राफ्ट वाले तेरे को अगर क्या 20 लाख तक का एग्जामेशन चाहिए तो छोटा सा ये ई वे बिल का कंप्लायंस कर दे, चलिए ओके। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि तेरा गुड्स 50,000 से कम है या ज्यादा। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, तो ये परफेक्ट क्या है कॉन्सेप्ट आपका हो गया इस पे। ओके दोस्तों, मेरे बंधु, एक बात करनी थी, एक छोटा सा क्या है सम था, हाथों हाथ निपटा देते हैं आज। हैप्पी कंपनी is registered supplier of electric goods. It has 3 stores for electric goods in Jodhpur, namely Ram, Shyam, Mohan. It receives an order of electric goods worth rupees 1,40,000 exclusive of GST from Kishan, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 1,40,000 का ऑर्डर मिला है प्लस जीएसटी है फ्रॉम किशन भैया, और वो एमपी के, आप हो राजस्थान के। खमा खड़ी खड़ी खमा पधारो हमारे देश, इंटरस्टेट है कि नहीं है, राजस्थान टू एमपी। Happy company found that the order was 43,000 was fulfilled from Ram store, 45 का हुआ from Sham store, और 52 हुआ from Mohan store. All 3 stores are instructed to issue separate invoices for goods sent to Kishan Bhai. The goods are transported to Kishan in Bhopal in single conveyance owned by Shiv Transporters. पर वो ट्रक पहले गया होगा राम के पास, फिर श्याम के पास, फिर मोहन भैया के पास। ठीक है, तो उन्होंने गुड्स लोड किए होंगे, किसी ने 45 के, किसी ने 52 के, किसी ने 43 के, और फिर वो गया होगा किशन भैया के पास। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या सीन? और याद रखना तीनों ने अलग अलग इनवॉइस भेजा है, तीनों ने, देख यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये लिखा है यहाँ पे कि तीनों ने अलग अलग इनवॉइस इशू किया है। इज दैट वेरी क्लियर? यस। अब आप बताओ क्या सीन, क्या सीन, क्या ई वे बिल जनरेट होगा या नहीं होगा? देख, बहुत जरूरी है श्रुति कि तू ये जान ले कि तीनों का क्यूमुलेटिव लिमिट नहीं देख, हमको हमेशा देखना होता है ये लिमिट, याद रखना, जैसे मैंने बताया यहाँ पे इनवॉइस वाइज देखना होता है ये। समझा?
इनवॉइस वाइज, डिलीवरी चलान वाइज, बिल ऑफ सप्लाई वाइज। आर यू कैरिंग इट? यस, बहुत जरूरी है चीज। ठीक है, तो अब आपको इतना ही देखना है कि भैया आज ओके कौन कौन था ये, कौन था ये, इसको अभी पकड़ूंगा मैं माँ कसम। मेगा वापस देख क्वेश्चन को, अगर आप देखोगे यहाँ पे राम को, तो राम स्टोर है, राम स्टोर का वैल्यू क्या है बताओ? 43,000 प्लस 18% GST। अरे यार सीवी में तो दोनों लेते ना अपन, कमॉन कमॉन, फिर क्या? समझा कि नहीं? 43,000 प्लस 18% क्या आता है? 50,000 कम है या ज्यादा? यस, 50,740। तो अगर आप तीनों को मिलाएंगे दोस्तों, तो तीनों 50,000 से ज्यादा है, और इसीलिए तीनों के रिलेशन में करना पड़ेगा ईवी बिल इशू। पर अगर मैं इसको कर देता 30, तो क्या होता? नहीं, राम स्टोर के रिलेशन में नहीं होता, पर श्याम और मोहन में हो जाता। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस, ओके। तो ये चीज है, और यही चीज आपको लिखना भी है, राइट? दैट ईवे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इफ गुड्स आर मूव्ड in relation to supply and the consignment value exceeds 50 lakhs 50,000. If there are multiple invoices by the supplier to one recipient, multiple EVA bills have to be generated. Okay, one EVA bill for each invoice. This is the most important line, which I also want you to write here. Okay, okay, one EVA bill for each invoice, always. ठीक है, each invoice is considered as a separate consignment for the purpose of generating EVA bill. Please make sure that you write these lines, and which is why in the given case consignment value for separate stores okay will be considered separately. and फिर आप कैलकुलेशन दिखा सकते हैं कि CV फॉर राम, CV फॉर श्याम, CV फॉर मोहन। ठीक है, और फिर नीचे कंक्लूड कर दो ओके कि हैप्पी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू okay prepare 3 separate EVA bills since all of them exceeds value 50,000। और अगर एक में होता है, दो में नहीं होता, तो एक में बोलो करेगा, एक दो में बोलो के करेगा, और एक में बोलो के नहीं करेगा, क्योंकि उसका वैल्यू 50,000 से एक्सीड नहीं होता। ठीक है, डन। ठीक है, डन। तो ये चीज माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने परफेक्टली कर दी है। आई होप दिस मेक सेंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जान लिया है कि कब जनरेट होगा, हम लोगों ने ये जान लिया कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट अगर एक्सीड नहीं होता है तो भी क्या ऐसे दो सिचुएशन है जहाँ पे ये जनरेट करना पड़ेगा। यस, ये भी आप जान गए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब व्हेन वी डिग डीपर इनटू दिस ओके कि कौन जनरेट करेगा, मैं उस पर पहले आता हूँ, और फिर वो ईवे बिल के अंदर डिटेल्स क्या डालोगे उस पर आता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। आई डोंट थिंक सो इट विल बी आस्क्ड एक्सेप्ट वन इंस्टेंस, बट स्टिल जस्ट नो दिस कि आज याद रखना, अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेल, एयर या सी के थ्रू, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जनरेट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन ही, यानी जिसने मूवमेंट इनिशिएट किया है। समझा? पार्ट ए इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ इनवॉइस।
इनवॉइस की ही सारी डिटेल्स वहां पे डालनी पड़ती है। एंड पार्ट बी माय डियर फ्रेंड्स इज नथिंग बट डिटेल्स रिलेटेड टू द व्हीकल जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, फिर वो वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, रेलवे हो, या फिर आपका जीटीए के थ्रू ट्रक का नंबर हो। ठीक है, यस, ओके। वो इंडियन रेलवे डिटेल नहीं डालेगा, वो इंडिगो एयरलाइंस डिटेल नहीं डालेगा, समझा ना, एक पैसेंजर नहीं है उसके। ओके, नेक्स्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रोड के थ्रू तो सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसी का व्हीकल है, जो ट्रेडर है उसी का व्हीकल है, तो पार्ट ए वो करेगा। अरे पार्ट बी भी वही करेगा क्योंकि उसके पास उसका व्हीकल है तो उसको पता है ना व्हीकल नंबर क्या डालना है। फिर अच्छा, थर्ड पार्टी जीटीए, यानी जीटीए के थ्रू करवा रहा है तो पार्ट ए वो करेगा, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर कर देगा। फिर सिंपल, यस। अच्छा, अभी है क्या ये पार्ट ए और पार्ट बी में भाई? चलो देखो, देखो तो बोला है इसके अंदर डिटेल जाएंगी जैसे कि जीएसटीएन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपेंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, डॉक्यूमेंट, नंबर एंड डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड एंड रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आज यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि पार्ट है और कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ इनवॉइस ही है, राइट। इनवॉइस में जो डिटेल्स है वही बेटा रिफ्लेक्ट करनी है। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, यस सर, ओके। तो ये चीज याद रखना कि पार्ट ए की डिटेल्स क्या क्या होती है, ओके। कि वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चला। अब इंपॉर्टेंट ये चीज है, ओके, कि जैसे ही दोस्तों याद रखना आप, ओके, पार्ट ए में डिटेल्स फिल कर देते हैं विच इज इनवॉइस, इनवॉइस डिटेल्स फिल हो गई है, चलो वेरी गुड। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब एक यूनिक ईवेबल नंबर जनरेट होगा। अब एक यूनिक ईवेबल नंबर जनरेट होगा, समझा? यस, और वो वैलिड रहेगा फॉर 15 डेज। कितने? 15 डेज, जिसके अंदर आपको पार्ट बी फिल कर देना है। तो यू विल हैव टू फिल इन द पार्ट बी विद इन 15 डेज, जितने टाइम तक वो यूनिक गिवेबल नंबर वैलिड रहेगा, सो दैट वो फिल हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सी बात है, आपका ईवेबल जनरेट हो गया। और उसके बाद हमको ये जानना है कि ईवेबल की वैलिडिटी क्या रहेगी, समझा? तो पहले वापस देखो क्या है, पार्ट ए, ईवे बिल में पार्ट ए करोगे तो भैया यूनिक ईवे बिल नंबर क्या जनरेट होगा, जो वैलिड होगा फॉर 15 डेज। वो 15 दिन के अंदर पार्ट बी फिल कर दो। पार्ट बी फिल हो गया तो क्या है, ईवे बिल बन जाएगा। और ईवे बिल जैसे ही बन जाता है तो चेक करो उसकी वैलिडिटी क्या है। तो उसकी वैलिडिटी अगर आपको चेक करनी है, जो डेफिनेटली क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए हाथों हाथ ही फिनिश कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। तो बोला है डिपेंड करता है कि तेरा व्हीकल का टाइप कौन सा है। क्या तू ओडीसी चलाता है या तू अदर देन ओडीसी चलाता है? ओके, कौन सा ओडीसी है? ये वो वाला नहीं है केंदी ओडीसी, आगे नहीं आता है मुझे। ओके, यस, तारे ने बनाते, बस उतना ही है, बस उतना ही आता है पंजाबी अपने को बेटा। ओके, तो व्हीकल नंबर है दोस्तों, व्हीकल है आपका ओडीसी अदर देन ओडीसी। ओके, ओवर ओवर डायमेंशनल कार्गो बोलते, इसका फुल फॉर्म ये है, पर संक्षिप्त में अगर बोलूं तो ओके, ओडीसी इज बिग व्हीकल और ये है छोटा व्हीकल। ओके, बड़ा व्हीकल अगर आपने देखा होगा या हाईवे वाईवे में, 15-20 उसके अंदर क्या व्हील्स होते हैं, राइट। छोटा व्हीकल यानी छोटा ट्रक जिसके 4 पहिए होते हैं,
ठीक है, ये केस। तो आज दोस्तों बड़े व्हीकल को कम्यूट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है या छोटे व्हीकल को? छोटा व्हीकल, और सुर सब 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 करके चला जाता है, माँ कसम, राइट। तो इसीलिए जब हम लोगों ने डिस्टेंस तय किया, तो डिस्टेंस ये तय किया कि इसका रखते हैं 20 किलोमीटर, इसका रखते हैं 200 किलोमीटर पर डे, ठीक है। कि पर डे, ओके, सिंपल सी बात है, पर डे माने एवरी डे वैलिडिटी का हम लोग बढ़ाते जाएंगे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपका अगर डिस्टेंस 40 किलोमीटर है तो यहाँ पे 2 दिन आ जाएगा वैलिडिटी, यहाँ पे 400 है तो यहाँ पे 2 दिन आ जाएगा, समझा? वैसे तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये तो पता है कि वैलिडिटी क्या होगा, और जैसे ही ये किलोमीटर बढ़ते जाएंगे एडिशनल डे ऐड होता जाएगा, फिर वो पूरा 20 किलोमीटर यहाँ पे अगर है तो पूरा 20 किलोमीटर खत्म करो, या फिर पार्ट देयर ऑफ, यानी अगर 30 किलोमीटर है तो भी क्या है, 2 दिन का वैलिडिटी, नीचे 200 के बदले क्या है, फॉर एग्जांपल 350 है तो भी क्या है बेटा, 2 दिन का वैलिडिटी। अब इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको काउंटिंग चालू कहां से करना है, तो काउंटिंग स्टार्ट्स माय डियर फ्रेंड्स, ओके, फ्रॉम द डे midnight of the day when e-way bill is generated, and it ends when e-way bill is, sorry, when the midnight ends। समझा क्या? डन, ओके, ये चीज है। डन है बॉस, डन, ओके। अभी इसका मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल, कि आज बेटा ई-वे बिल इज जनरेटेड व्हेन, तो भैया लेते हैं एक डेट रैंडम, 5 फेब सुबह के 9 बजे, ओके, 5 फेब सुबह के 9 बजे आपने ई-वे बिल जनरेट किए, ठीक है। अब लेट्स से आप समझो ये ओडीसी है, उसने चला है 15 किलोमीटर, तो वैलिडिटी इसका तो रहेगा कितना, 1 दिन। अभी 1 दिन खत्म कब होगा, राइट, वो बता दीजिए, क्योंकि उसके पहले आपको क्या है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम कंजाइनस प्लेस टू कंजाइनिस प्लेस, ठीक है। तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है कि उसका काउंटिंग शुरू हो जाएगा, 5th फेब है, तो आज 5th से 6th फेब की जो क्या है, रात है, वहां पे ये स्टार्ट होगा काउंटिंग, और ये एंड होगा 6 से लेके 7th मिडनाइट की डेट पर ये एंड होगा। आर यू गेटिंग इट? तो इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है भाई, इसको लेंगे जहां पे ये काउंटिंग एंड हो रहा है, ओके, यस। तो यहाँ पे 1 डे एंड्स, या आपका वैलिडिटी एंड्स, ओके, यस। तो अगर मैं कुछ ऐसा सम दूं आपको, राइट, कि लेट्स से 23 मार्च 10 बजे रात को ई-वे बिल जनरेट हुआ है, ठीक है, ये केस, और आपका व्हीकल ओडीसी है, ठीक है,
डिस्टेंस आपका जो कवर किया है आपने वो है कुछ समझिए ना 65 किलोमीटर्स। ठीक है, अब आप बताइए कि वैलिडिटी कब तक होगा। ओके, तो पहला ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, वैलिडिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और दूसरा होगा वैलिडिटी एक्सपायर कब होगी। बता दो आप, बता दो बता दो बता दो। सर वैलिडिटी तो रहेगी 4 दिन, क्योंकि 60 होता तो सर 3 दिन होते, 60 के 5 किलोमीटर आगे बात हो रही है, तो वो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू द नेक्स्ट 20 किलोमीटर, एंड हेंस 4 दिन वैलिडिटी होगी। यस, जीने के 4 दिन, बाकी दो बेकार दिन। तो बेटा 23rd 24th मार्च को इसका काउंटिंग मिडनाइट को शुरू होगा, तो ये तो लेंगे नहीं। 24th 25th को ये खत्म होगा पहला दिन। दूसरा 25th 26th 26th 27th 27th 28th of midnight। समझा क्या बंधु? यस और नो? यस, आया आंसर आया। ए गाउटी खुशी, गलत आंसर क्यों आया खुशी तेरा? हाँ, और गौरव तेरा क्वेश्चन क्या, नहीं समझा मुझे। ठीक है, यही आंसर आना चाहिए आपका। ओके, एक और चीज दे रहा हूं, फटाफट से ले लो। ओके, अदर देन ओडीसी व्हीकल है ये। ओके, डेट आपका क्या था? 16th, सॉरी 15th अगस्त, रात को 12:05। मैंने बस 15th अगस्त का आगाज हुआ है, 5 मिनट ही हुए। अदर देन ओडीसी है, और डिस्टेंस है कुछ 1300 किलोमीटर। बताओ क्या होगा यहाँ पे, बताओ क्या होगा। नंबर ऑफ डेज बताओ पहले वैलिडिटी का। 7, करेक्ट। अब वैलिडिटी बता दो। तो देखो सर, 15 से 16 अगस्त को ये आगाज होगा इसका, खत्म होगा 17-16 को। 17-18-18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 1 2 3 4 5 6 7। यस, समझाना गाउठी। बेटा इसमें अगर तू गलत हुआ ना, माँ कसम वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आके क्या पीटूंगा। तू इसमें गलत हो ही नहीं सकता यार। तू नींद में भी क्या है, अगर ये सॉल्व करे तो तेरे को ऐसा मक्खन की तरह आंसर आना चाहिए। समझा? यस। अच्छा, एक और चीज थी जो मैंने क्या है अभी नहीं बताई आपको, वो थी ये कि ओडीसी व्हीकल के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज है, मल्टी मोडल
शिपमेंट। ओके, मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब क्या है कि भैया आप जा रहे हो कहाँ से, आप मुंबई से जा रहे हो, मैं तो बोलूँ ऐसा ऐसे देख लेते हैं, आप मुंबई से जा रहे हो अहमदाबाद, डायरेक्टली नॉट वाया रोडवेज, राइट, आप जा रहे हो वाया अरेबियन सी। तो आप ओके, अरेबियन सी यानी वेसल का रूट ले रहे हो, पहले पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका वेसल है, और फिर यहाँ पे आप पहुंचे वो पोर्ट पे, और पोर्ट से फिर आप क्या है, अहमदाबाद जा रहे हो वाया रोड यानी कि जीटीए। तो डिड यू रियलाइज देर आर मोर देन वन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू आर यूजिंग, इसे इसे बोलते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट, राइट, करेक्ट। तो बस इतना ध्यान रख लो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो एग्जैक्टली जैसे आपने ओडीसी में किया है वही चीज आप यहाँ पे करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? यस। तो अगर क्वेश्चन आ गया, राइट, तो घबरा मत जाना, क्योंकि ये चीज आपको आती है, ओडीसी ही याद करना है आपने, ठीक है, दैट्स इट। और इसीलिए दोस्तों वहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा भी है, चेक करो जरा, ओडीसी और मल्टी मॉडल शिपमेंट में एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज शिप। तो कोई भी तरीके से एक एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो शिप होना ही चाहिए बस, ठीक है। नंबर ऑफ किलोमीटर्स 20 होंगे, वन डे प्लस एडिशनल डे, अदर देन ओडीसी 200 किलोमीटर, वन डे प्लस एडिशनल डे, ठीक है। वैलिडिटी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता दिया है मैंने, ओके, इन केस अगर कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, डन। तो ये बात वहां की थी तो कर दी है मैंने, तो ये एस्पेक्ट अपना क्लियर हो गया, ठीक है। अभी क्या पार्ट ए जो बेसिकली इनवॉइस की डिटेल्स है, क्या वो पर्सन जो सप्लाई कर रहा है कुछ उसके अलावा भी कोई फिल कर सकता है? यस, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर, कुरियर, बेसिकली दीज लॉजिस्टिकल पीपल। वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स, अंडरस्टैंड, ईसीओ के पहले क्या होता था, आई टेल यू। अभी ईसीओ में तो क्या होता है, जैसे बोट जैसी कंपनी है वो चलती है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के भरोसे बेटा, क्योंकि उनका कुछ लॉजिस्टिक्स है नहीं, और खाट 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 माल बिक जाता है, राइट। तो वहां पे वो लोग स्टॉक करके ही रखते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के गोडाउन में अपने बोट के क्या है हेडफोन्स, और वहां से ही सीधा पिकअप होता है, सीधा जाता है, इसीलिए लीड टाइम भी कम हो जाता है उनका। तो फिर बोट ने बोला अरे भाई तुझे जब पता है कि रिसिपेंट कौन, तुझे उसकी डिटेल्स पता है, तुझे मेरी डिटेल्स पता है, तो तू ही क्या पार्टे फिल करके आगे धनाधन ईवे बिल जनरेट करके आगे बढ़ो ना यार, अरे मैं क्यों बीच में आऊं अभी। और वैसी तरह क्या है, पहले जमाने में जब ईसीओ होता ही नहीं था तब कुरियर या फिर क्या है आप ट्रांसपोर्टर की मदद लेते थे, तो इनको ये काम चिपका देते थे वैसे। तो जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा है उन सबको बोल रहा है कि आप भी पार्टे जनरेट कर सकते हैं, अगर क्या है सप्लायर या रिसीपर जिसने भी मूवमेंट इनिशिएट किया उसने आपको ये ऑथराइजेशन दे दी। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है नवंबर 22 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, इनफैक्ट नवंबर 23 में पूछा गया है भाई इस पे तो क्वेश्चन, क्या बात कर रहे शायद, ओके। क्या पार्ट ए ब्लॉक हो सकता है? आंसर इज यस। अगर आपने इन चारों में से कोई भी एक कांड किया तो हो सकता है। सबसे पहला कांड कौन सा? अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स फॉर 2 consecutive quarters। बराबर है, ठीक है, ये सी। A person paying tax under compo scheme has not furnished the statement for payment of self-assessed tax for 2 consecutive quarters। इशारा किस बात की तरफ है बताओ? 2 consecutive क्वार्टर तक उसने पेमेंट ही नहीं की है। याद रखो कॉम्पो में पेमेंट है क्वार्टरली, रिटर्न है एनुअली, पेमेंट है क्वार्टरली, रिटर्न है एनुअली। पेमेंट भरते हैं और क्वार्टर में अगले महीने की 18 तारीख को, याद है कि नहीं, पर रिटर्न है 30 अप्रैल को। 2 क्वार्टर से कॉन्सिक्यूटिवली आपने क्या पेमेंट किया नहीं है, निकालो साले को।
ई वे बिल ही जनरेट नहीं करना, ई वे बिल जनरेट नहीं करना तो सिंपल सी बात है सेल ही नहीं होगा उसका, सेल खत्म। अगर सेल नहीं करते हो तो बात खत्म। सर सेल क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज बेटा तू जैसे ही क्या है, तू जैसे ही बेटा निकलेगा, तेरा बिल ऑफ सप्लाई लेके तो तू निकल गया, पर ई वे बिल अगर तेरे हाथ में नहीं है ना, और तेरा व्हीकल पकड़ा गया बीच में, अगर सड़क के बीच में, अगर तेरे को भी ई वे बिल और क्या है, बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस जो भी है, तू नॉर्मल टैक्स पेयर है तो टैक्स इनवॉइस, कॉम्पो है तो बिल ऑफ सप्लाई, वो तेरे पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो सीधा बेटा ससुराल लेके जाएंगे तेरे को, तेरे गुड्स को और तेरे ट्रक को, दोनों को लेके जाएंगे, फिर भारी भरकम पेनल्टी पे करते बैठ। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। ओके, ये सिचुएशन। ओके, सेकेंड क्या है फटाफट से यार, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम यानी नॉर्मल स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर 2 टैक्स पीरियड्स, यानी ये 3B की बात कर। अभी 2 टैक्स पीरियड क्यों बोला है? क्योंकि अगर MRMP है तो मंथली, QRMP है तो क्वार्टरली, ठीक है। थर्ड, GSTR 1 है आपका, वो आपने अगेन क्या है 2 मंथ्स या 2 क्वार्टर्स डिपेंडिंग कि आपने कौन सा स्कीम लिया है, नहीं फाइल किया है। और लास्ट है whose registration has been suspended under Rule 21A pending completion of proceedings for cancellation। 21A बेसिकली आपके वही है, वो कॉन्ट्रावेंशन याद है आपको सब, कि आपने सेक्शन 16 का उल्लंघन किया है, 171 का किया है, रूल 10A का किया है, इनवॉइस इशू किया, गुड सप्लाई नहीं किया है, राइट। GSTR 1 में जो आउटवर्ड सप्लाई दिखा है वो 3B से, 3B के आउटवर्ड सप्लाई के डेटा से ज्यादा है, तो और उसके तहत आपका सस्पेंशन हुआ है, निकालो इसका ई वे बिल रद्द करो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मैं क्या बताना चाहता हूँ, उन्होंने ये गलती की है, पर अपने को क्या ये ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं ये लोग। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, याद रखना, ठीक है। मुझे नहीं लगता दे विल डेल्व इनटू दी स्मॉल स्मॉल इश्यूज, बट यू शुड बी अवेयर, ठीक है। यहाँ पे तूने पूरे साल में बेटा कभी भी 2 रिटर्न्स फाइल नहीं किए, उसका मतलब ये हो गया, समझा? तो तेरा कैंसिल कर सकते हैं, तेरा ई वे बिल बोल देंगे पार्ट ए को ब्लॉक कर, और यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ही होना चाहिए, यानी जून वाला क्वार्टर और सितंबर वाला क्वार्टर, सितंबर वाला क्वार्टर और दिसंबर वाला क्वार्टर, वैसा, समझा? अभी यहाँ पे एक सर्कुलर आया था क्या, क्योंकि कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन ये था कि ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, डिफॉल्ट मारा है बी ने, उसने 2 महीने से नहीं की है फाइल रिटर्न, तो अभी क्या ए बी को बेच रहा है, इशू आई टेल यू इंटरप्रिटेशन क्या था, इंटरप्रिटेशन ये था, एंड सिस्टम भी इस तरह से उन्होंने ट्वीक कर दिया था कि ए ई वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहा था और बी भी ई वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहा था, जब ए बी को बेच रहा और बी सी को बेच रहा, तो ए ने हल्ला मचा दिया, ए ने बोला भाई मैं हूं कंप्लायंट ऑफिसर, कंप्लायंट रजिस्टर्ड पर्सन, मेरे जितना प्रामाणिक आदमी तूने देखा नहीं होगा गवर्नमेंट, और तू मेरी बैंड बजा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा रिसिपेंट क्या बेशरम बेहया है, वो 1 नंबर का चालू आइटम है, वो डिफॉल्ट कर रहा है रिटर्न फाइल करने में, तू मुझे क्यों पनिश कर रहा है उसमें? अरे मेरा तो क्या है, तूने बिजनेस करने से बंद कर दिया ना, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा इनफ्लो रोक दिया तूने। तो गवर्नमेंट ने बोला यार बात तो सही है तेरी, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला मिस्टर बी आपके इनवर्ड सप्लाई हो जाएंगे, पर आपके आउटवर्ड सप्लाई पे मैं बंदिश लगा दूंगा। समझो, किसी को परचेस करने से आप रोको, उसमें कोई फायदा नहीं है, फायदा है माल बिकने से, दैट इज वेर इट हर्ट्स द मोस्ट, बिकॉज आपने इनफ्लो ही उसका खत्म कर दिया, ठीक है। तो पार्ट ए ही ब्लॉक किया उसने, पर आउटवर्ड सप्लाई का, इनवर्ड सप्लाई का नहीं। इज दैट वेरी क्लियर? यस। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। करते हैं बेटा पुरानी यादों को ताजा, आ जाओ, खुरे दूंगा बेटा, मैं खुरे दूंगा तेरे,
जितने भी ये गम है खोरे दूंगा, मेरे को शर्म लज्जा नहीं है, बिकॉज तुझे नहीं थे जब तू नवंबर 23 दे रहा था। हम्म? ये कहाँ चला गया, ये था। आ जाओ, ये आ जाओ मिस्टर वेनरम है ना, वेनरम। हाँ, उस पे आ जाओ। मिस्टर वेनरम of Messrs Lalit Kirana Stores is registered as a compo taxpayer in Jodhpur district of Rajasthan. He has not furnished the statement for payment of self-assessed tax in the form of GST CMP 08 for 2 consecutive quarters. He placed an order for purchase of taxable supply of goods worth rupees 5,50,000 with Messrs Bob and Sons, a partnership firm, a dealer in Bikaner district. Messrs Bob has been regularly filing GST returns. Messrs Bob wants to generate EV bill with respect to the interest rate supply to be made to Messrs Lalit Kirana. Whether Bob is allowed to do so, answer with proper reason. बताओ, बताओ क्या होगा शिवानी जी। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, वाह भाई वाह, बॉब कर सकता है, बॉब कर सकता है, बिकॉज बॉब एक कंप्लायंट ऑफिसर है। अभी अभी बात, ऑफिसर क्या, कंप्लायंट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। तो बॉब को बेटा कोई भी उलझन होगी नहीं। ललित को दिक्कत आ जाएगी आगे जाके जब बेचेगा, ललित नहीं, वेनर रमन ऑफ ललित किराना स्टोर्स, उसको दिक्कत आ जाएगी। रिस्ट्रिक्शन उस पे है, बॉब पे नहीं। समझा? तो अब इसका आंसर क्या लिखोगे? आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, देखो आप सोच लो पहले, फिर मैं बताता हूं। 3 मार्क का ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, तो आप बस इतना लिख दो कि when a taxpayer, when a compo taxpayer does not furnish statement of payment of self-assessed tax for 2 consecutive quarters, he his okay, the proper officer can debar him from filling details in part A. They can basically block his part A of e-way bill, right? And further, as per the CBIC circular, it is clearly stated that the person who has defaulted in filing such a return, only his outward supplies, only when he makes his outward supplies, his part A will be blocked, and not in, and such restriction is not applicable in his inward supplies. So when Bob is supplying goods to Veneraman, such supply is an inward supply for Veneraman, and hence in such case, Messrs Bob, who is a compliant registered person and supplying goods to Messrs Veneraman, can easily generate can easily generate EA bill, as his part A shall not be blocked, as it is an inward supply for Veneraman and not outward supply. ठीक है? यस। नवीन, ये किया था तूने, याद है? हाँ तमन्ना, ये सॉल्व किया था, इसका आंसर आया था बाय एनी चांस? मैंने, आई जस्ट वांट यू ऑल टू, एनी ऑफ यू ऑल, मेघा, Akshay, if it was a case where you all did not solve it then and you all were able to solve it now, then raise your hands. यार अभी आ रहा है, right?
गुड, देन दैट्स गुड, गुड शिवानी, गुड. Okay, this is the best way where you can uh, feel confident, because now your preparation is different, so now the result will be different, and do that for all the subjects, right? कि यार छाती ठोक के क्या है, जाओ और वो सम करो आप. ऐसा है ना, तो कॉस्टिंग अगर आप सब्जेक्ट लिया है तो कॉस्टिंग का पूरा नवंबर 23 का पेपर आप पढ़ो. आपको 2 अटेम्प्ट लगी है तो नवंबर और मई 23 दोनों का निकालो, और वहाँ पे मार्क कर दो कि ये मटेरियल का है, ये लेबर का है, ये ओवरहेड्स का है, राइट? तो तुझे एटलीस्ट याद रहेगा कि अब तू ओवरहेड्स कर रहा है ना, निकालो वो पेपर, कि अब तू जो समझा है और लास्ट टाइम तू जो समझा था उसमें फ़र्क है कि नहीं. तो ही तुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि अब इस बार वो गलती नहीं हो रही है, एंड इसीलिए अब इस बार रिजल्ट भी अलग आएगा. ये हर रोज़ अपने आप को सुना, ये टाइप का सेल्फ टॉक दे, तो तुझे क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, परफेक्ट. ओके गाइस, दैट्स इट, दैट्स नाइस. चलो, ओके. तो पार्ट ए में दोस्तों वो जनरली क्या है, एक इशू होता है जो क्या है मैंने बता दिया आपको. ठीक है, अभी बात करते हैं पार्ट बी की. ओके, इसमें क्या है, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो क्या है बहुत ज़रूरी है, राइट? सबसे पहला है कि पार्ट बी में कौन सी डिटेल्स डालेंगे, व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर. अभी व्हीकल नंबर में क्या है, वो व्हीकल नंबर तभी डालेंगे जब हम लोग फ्रैंकली रोड के थ्रू कर रहे हैं. और अगर एयर है, वेसल है या फिर रेल है, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर लगता है, यानी एयरवे बिल, रेलवे बिल, राइट, या बिल ऑफ लेडिंग, उसका नंबर उसमें आता है. जिस तो वो नंबर अगर आपने रिट्रीव कर लिया तो सिंपल सी बात है, आपके पास सब डिटेल आ जाएगी, कहाँ का व्हीकल है, कौन उसका ओनर है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, वगैरह वगैरह. ठीक है, ऑल ऑफ दैट, दैट्स इट. तो ये चीज़ है क्या है, याद रखना. ठीक है, परफेक्ट है बॉस, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है. ओके, ठीक है. यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है ये 50 किलोमीटर्स वाला सी. तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली. रुक जाइए. ओके, तो बेसिकली सीन ऐसा है दोस्तों, कि आज आप समझिए, मैं कंजाइनर हूँ और आप मेरे कंजाइनी हो. ठीक है, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, आप रहते हो गुजरात में. ठीक है, टू बी वेरी प्रेसाइज, महाराष्ट्र में मुंबई से हूँ मैं, और आप है अहमदाबाद से, बिकॉज दैट्स द ओनली सिटी यू नो. आर यू गेटिंग इट? यस. ओके, तो अभी मुझे ट्रांसपोर्ट करवाना है गुड्स मुंबई से अहमदाबाद, बराबर, सिंपल कॉन्सेप्ट है. मुझे मुंबई से अहमदाबाद गुड्स भेजने हैं, तो मैंने मेरे जीटीए को कॉल लगाया, अरे जीटीए मेरे को मुंबई से क्या अहमदाबाद भेजना है गुड्स, तो कैसे भेजूँ? तो उसने बोला एक काम कर, तू सबसे पहले वो गुड्स को क्या लेके आ जा, तू मेरे गोडाउन में लेके आ जा. ओके, ओके, तो ट्रांसपोर्टर्स स्टेशन तू वहां पे लेके आया. दिस इज बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस. ओके, क्योंकि तेरे जैसे और 100 लोग हैं जो क्या अहमदाबाद गुड्स भेजना चाहते हैं, तो मैं सबका एक साथ लेके जाऊँ. ठीक है, परफेक्ट. एक जगह है जहाँ पे चीज़ें अक्यूमुलेट हो रही है. ठीक है, अभी गवर्नमेंट बोलता है अगर यहाँ का डिस्टेंस विद इन 50 किलोमीटर्स है और वो है विद इन द स्टेट, ठीक है, तो 50 किलोमीटर्स है और वो भी है विद इन द स्टेट, तो फिर याद रखना यहाँ पे आपको पार्ट बी जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इज दैट वेरी क्लियर? आपको पार्ट बी जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है.
पार्ट ए से ही काम चल जाएगा, पार्ट बी फिल करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। बिकॉज आई टेल यू, जब आप कंजाइनर और कंजाइनी का नाम डालते हो, राइट, और ट्रांसपोर्टर का भी डालते हो, तो याद रखना वो अपने आप डिस्टेंस वहाँ पे मेजर कर लेता है, और वो डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर से कम हुआ तो पार्ट बी का आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा। एंड अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, आपका ई वे बिल ऐसे ही जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये केस। तो आप अपनी ही क्या है, अपना ही कोई व्हीकल है, ये किसका व्हीकल है मैं बताता हूँ, ये मोटर व्हीकल 1 है, जो बेसिकली कंजाइनर का व्हीकल है। ठीक है, तो इसका नंबर क्या है आपको लिखने की, पार्ट बी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? यस। तो आपने फर्निश ही नहीं किया, यू हैव नॉट फर्निश्ड पार्ट बी डिटेल्स। ठीक है, ओके डन। अब जैसे ही ट्रांसपोर्टर स्टेशन पे आ गए गुड्स, उन्होंने क्या, आपकी जैसे और थोड़े कंजाइनर्स होंगे, उनसे गुड्स लिए, और फिर क्या है वो लेके जाएगा वो कहाँ पे, अहमदाबाद के ट्रांसपोर्टर के दूसरे स्टेशन पे, विच इज अगेन द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, बट दैट प्लेस इज इन अहमदाबाद, तो वो रजिस्ट्रेशन भी उसने अहमदाबाद ही लिया होगा। ठीक है, तो भैया यहाँ से यहाँ तो व्हीकल जाएगा ना एक, तो ये मोटर व्हीकल 2 विच इज ट्रांसपोर्टर्स कन्वेयंस। ठीक है, क्या ये इंटरस्टेट है? यस। क्या यहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा का है? यस। तो पक्का भैया क्या है, यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे बंदे को पार्ट ए भी फिल करना पड़ेगा और पार्ट बी भी फिल करना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर? और वो पार्ट बी में ऑब्वियसली क्या है, अपनी ही डिटेल्स डालेगा, अपनी ही कन्वेंस की डिटेल्स डालेगा, मोटर व्हीकल 2 की ही डिटेल्स डालेगा। समझा क्या? यस। एंड लास्ट इज क्या माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टर जो है वो क्या करेगा बताओ? ओके, अभी यहाँ पे आ गए, ट्रांसपोर्टर कॉल करेगा कंसाइनी को कि भाई क्या करना है, मैं लेकर आऊँ तेरे यहाँ पे या तू लेने आ रहा है, राइट? तो कंसाइनी ने बोला मैं ही लेके आऊँ, तो ट्रांसपोर्टर बोला मैं चेक कर रहा था बेटा, तुझे ही लेना, आप तुझे ही लेके आना पड़ेगा, मैं वैसे भी लेके नहीं आने वाला था, नॉनसेंस। ओके, तो आज कंसाइनी ने क्या किया, अपना कन्वेंस भेजा। समझा? मोटर व्हीकल 3 ये किसका है, कंसाइनी का है कन्वेंस। तो अब अगर ये भी डिस्टेंस क्या है, विद इन 50 किलोमीटर है, और ये भी है विद इन द स्टेट, तो यहाँ पे भी दोस्तों पार्ट ए जनरेट कर लो, पार्ट बी में अपडेट करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या जरूरत नहीं है? अपडेट करने की जरूरत नहीं। समझा? अरे यस और नो? यस। ओके, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, एंड विच इज व्हाई। ओके, ट्रक पार्ट बी में डिटेल्स होगी वो ई वे बिल में किसकी पता है, MV2 की, पर एक्चुअली में वो गुड्स MV3 में जा रहे हैं। कब? जब वो यहां से यहां ट्रैवल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? समझा क्या? तो MV1 में मैं फर्निश ही नहीं करूंगा, MV2 में पहली बार वो फर्निश हुई होगी, तो MV3 में मैं वो फर्निश की हुई डिटेल्स को अपडेट नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? ये केस। ठीक है, तो यहाँ पे संक्षिप्त में बोले तो
जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है वो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कंसाइनर्स प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस within 50 kilometers within the same state. You don't need to, please underline this, furnish part B. The wordings are very important. And transporter's place of business to consignee's place of business, you don't need to update part B क्योंकि ऑलरेडी फर्निश तो होगी डिटेल्स जब वो मुंबई से अहमदाबाद आया था MV2 में. आई यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? यस. तो पहले में आप लिखेंगे नहीं और तीसरे में जो लिखा हुआ है उसे अपडेट नहीं करेंगे. दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स. ओके. यस. अच्छा, याद रखना जैसे ही फॉर एग्जांपल ओके अगर सप्लायर है और उसने इनिशिएट किया है क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट, तो फिर रिसिपिएंट को क्या है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है. और अगर रिसिपिएंट ने क्या है मूवमेंट इनिशिएट किया है तो फिर सप्लायर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का मौका मिलता है. ठीक है. पर ये मौका कब तक मिलेगा? तो बोला है क्या टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स के पहले क्या है आप ये रजामंदी या क्या ना रजामंदी बता दो, या फिर 72 आवर्स ऑफ दिस डिटेल्स बीइंग मेड अवेलेबल टू हिम ऑन द कॉमन पोर्टल विच एवर इज अर्लियर. समझा? और अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो डीम्ड एक्सेप्टेड है ऐसा ही माना जाएगा. MCQ में आ सकता है, याद रखना है चीज. ठीक है. ओके. तो अब दोस्तों कब जनरेट होगा वो पता चल गया है. पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है. अच्छा, ई बिल का वैलिडिटी क्या है. अच्छा, किस केस में आपको पार्ट ए जनरेट ही नहीं करना, किस केस मैंने अलाउड ही नहीं है, ब्लॉक हो गया है. किस केस में पार्ट बी वैसे तो जरूरी है पर ऐसा भी कोई केस है जहाँ पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा. अच्छा, पार्ट ए पार्ट बी हो गया. ओके, सप्लायर ने रिसिपेंट का नाम लिख दिया, रिसिपेंट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया तो ई वे बिल जनरेट हो गया है और सामने एक्सेप्ट भी हो गया. अब आपको बस गुड्स डिलीवर करना. ठीक. तो अब चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि अगर इनमें से कोई भी दो सिचुएशन हुई तो एक है ये और एक है ये, तो क्या होगा, राइट? तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं और बीच में मेरे ट्रक का ब्रेकडाउन हो गया. ट्रांसपोर्टर ने बोला अरे टेंशन मत लो तुसी, टेंशन मत लो 80 है, तुसी टेंशन मत लो. तो मैंने बोला क्या करूं, अब क्या करेंगे? उसने बोला मेरा दूसरा ट्रक जाएगा गड्डी लेके, अब टेंशन मत लो. तो ट्रांसपोर्टर सेम ही है, सरदार ट्रांसपोर्टर्स, पर ब्रेकडाउन की वजह से मोटर व्हीकल से गुड्स को ट्रांसफर करना पड़ा मोटर व्हीकल 2 में. तो डिटेल्स चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं? ई वे बिल अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं? यस. तो करो फिर अपडेट पार्ट बी. तो जो ट्रांसपोर्टर ही होगा वही ई वे बिल में अपनी डिटेल्स को अपडेट कर देगा कि भैया अब मोटर व्हीकल 1 नहीं मोटर व्हीकल 2 की डिटेल्स डालूंगा क्योंकि वहां से जा रहा है वो कुछ. ठीक है. तो हियर यू विल ओनली हैव टू व्हाट अपडेट डिटेल्स ऑफ पार्ट बी because the transporter is the same, it's just the motor vehicle has got changed. ठीक है. दूसरा, मोटर व्हीकल भी चेंज हो गया है, ट्रांसपोर्टर भी चेंज हो गया है. कैसे? अभी मुझे जाना था मुंबई से दिल्ली, तो मेरा एक कन्वेंस बोल रहा है भाई मैं तो जयपुर तक ही छोड़ूंगा, तो जयपुर वाला बोलता है ठीक है मैं जयपुर से दिल्ली तक छोड़ दूंगा. ऐसा हो जाता है. या फिर मेरा ब्रेकडाउन हो गया तो उसमें पहला वाला ट्रांसपोर्टर बोलता है मैं मेरा तो वहां पे कोई व्हीकल जाता ही नहीं, आप कुछ और जुगाड़ कर लो. तो किसी और क्या है मोटर व्हीकल से मैं ट्रांसपोर्टर से मैं मेरे गुड्स को दूसरे मोटर व्हीकल में पहुंचा देता हूं अपने डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी अलग है और व्हीकल भी अलग है. समझा? व्हीकल तो अलग है ही पर ट्रांसपोर्टर भी अलग है.
तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों याद रखना, सिंस देर इज अनदर ट्रांसपोर्टर, द कंसाइन और द रिसीवर हु हैज जनरेटेड पार्ट ए डिटेल्स में असाइन में ओके क्या बेटा, में assign okay e-way bill number to another transporter for updating the information in part B for further moment of consignment. तो होगा ये माय डियर फ्रेंड्स कि जिसने भी क्या है कंसाइनर रिसिपेंट है वो ई-वे बिल नंबर असाइन कर देगा और नए ट्रांसपोर्टर को, नया ट्रांसपोर्टर फिर उसमें अपने क्या है कन्वेंस की डिटेल्स डाल देगा एंड उस तरह से क्या है चीज़ें अपडेट हो जाएगी। बट याद रखना ये असाइनमेंट सिर्फ एक बार होगा, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार, समझा? यस, वापस नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज बिल टू शिप टू मॉडल माय डियर फ्रेंड्स, इसमें यही हुआ है दोस्तों, ए ने ऑर्डर किया है बी को कि जा कुछ भिजवा दे सी को। चलो अभी ये आया है ना मेरे हाथ में, तो मैं आपको घोल के इसका क्वेश्चन पूछूंगा। ओके यही रखते हैं क्वेश्चन, ए ऑफ मुंबई हैज ऑर्डर्ड बी ऑफ सूरत टू डिलीवर गुड्स ओके टू सी ऑफ अहमदाबाद, ठीक है, परफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ई-वे बिल का ही पहले सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और याद रखना ये बिल टू शिप टू मॉडल पे ही आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसका ही 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सुन लो क्या है बराबर से। सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे ये बताओ मूवमेंट ऑफ गुड्स यहाँ पे कितनी बार हो रहा है, एक या दो? मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का हलन चलन। ए ने बोला है बी को कि जा गुड्स भेज दे सी को, एक, एक कहां से कहां, सूरत से अहमदाबाद, तो इंटरस्टेट ओके मूवमेंट एक बार हो रहा है या जो भी है, ओके यहाँ पे इंटरस्टेट ही ले लो आप लोग सहूलियत के लिए, कोई फालतू कंफ्यूजन हो ही ना, ओके एक बार हो रहा है, तो मूवमेंट अगर एक बार हो रहा है तो ई-वे बिल भी एक ही बार जनरेट होगा, तो ई-वे बिल जनरेट only once since there is only one movement of goods from Surat to Patna. But who will generate? तो बेटा आइधर बी टू ए के केस में बी और आइधर ए टू सी के केस में ए। वाई? बिकॉज दीज आर द guys who are the suppliers. Okay, now question number 1, बी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और ए का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, एंड एज पर विच सेक्शन, प्लीज गो अहेड एंड टेल। क्या सीन है बताओ, एक नहीं रिप्लाई किया, भाविक नहीं सर, भाई रिप्लाई करो यार, क्या कर रहे हो? और भाविक तूने गलत सेक्शन कोट की है, ये 10-1, ये वाला 10-1 बी है बिल टू शिप टू मॉडल, जहाँ पे ए का जो जगह है मुंबई वो आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और ये आएगा 10-1 ए के अंदर, जहाँ पे सी, जहाँ पे डिलीवर हुआ मूवमेंट, जहाँ टर्मिनेट हुआ है पटना, वो आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एवरीवन विथ मी गाइस? यस, आईटीसी बताओ। ओके अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी ने इनवॉइस रेस किया है ए पे, तो ए को आईटीसी कब मिलेगा? क्योंकि बी ने तो सिर्फ टैक्स इनवॉइस रेस किया है ए पे, तो ए को कब आईटीसी मिलेगा? जब सी के पास गुड्स पहुंच जाएगा तब डीम्ड ऐसा बोल दिया जाएगा
कि ए को भी क्या डीम्ड रिसीव हो गए हैं गुड्स, तब ए को भी आईटीसी मिल जाएगा। समझा? यस। तो एक्चुअली बिल टू शिप टू मॉडल में वो ई वे बिल का क्या है, एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, लिख दो वहां पे चाहिए तो। वो आईटीसी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो प्लेस ऑफ सप्लाई का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये चीज याद रखना। और तुझे एक से एक चीज सब पता है बॉस, कोई कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं इसमें। ओके। अच्छा, केसेस वेयर नो ई वे बिल इज जनरेटेड। ई वे बिल जनरेट ही नहीं होगा यार। अरे जनरेट ही नहीं हुआ भाई। केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। दूसरा, सुनो बराबर से, यहाँ पे गलत चीज़ काटी गई है, माई बैड है। आप जरा ये सिचुएशन को हैंडल करो। तो ये जैसे लिखा है वैसे ही लिखो आप, ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ, सिल्वर एंड अदर आर्टिकल्स। ओके, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको काटना था मुझे, एक्चुअली दूसरे को काट दिया है। ये ज्वेलरी वगैरह में ईवे बिल आपको जनरेट नहीं करना होता, ठीक है। तो ये जो भी है मैं बस क्लैरिफाई कर देता हूँ, अपने हिसाब से करेक्शन कर दो फिर। ये जो भी बोला है ना, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, जो भी है, यहाँ पे ईवे बिल जनरेट नहीं होगा। बट अगर आता है क्या, इमिटेशन ज्वेलरी, तो ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इज दिस वेरी क्लियर? समझा? तो भैया जनरेट करना पड़ेगा ये केस, ठीक है। ये नया है, ये नया नया चीज़ है, इसको याद रखना। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी मार्क करना है इमिटेशन ज्वेलरी को, नकली ज्वेलरी बेसिकली। ओके। अरे अरे नकली ज्वेलरी, नकली 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 होता है ना, नकली ये सब तू जो पहनता है ना, ये सोने का नहीं है वो, ना ही क्या है बेटा, हीरे मोती जवाहरात का। वो टाइम पास, ये छपरी लोग जो पहनते हैं वो लोग। हाँ, क्यों का कोई आंसर नहीं है यार, तमन्ना। ठीक है, आ जाओ। करेंसी, करेंसी का क्या रीजन है नहीं होगा? क्योंकि करेंसी वैसे भी क्या है बेटा, ट्रांसफर भी किस किस को पकड़ोगे आप। माने मेरे वॉलेट में करेंसी है तो क्या, समझे आप? फोर्थ, used personnel and household effects, right? And I'll also tell you, say currency also comes from the fact from, I'll tell you, ये जनरली ये जो एटीएम्स में डिपॉजिट करने जाते हो ना आप, तो वहां पे काफी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती है जिनका ये काम ही होता है वो। समझा? तो यार अगर वहां पे अगर बता दिया कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो मैपिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो शायद वो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। अच्छा, यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स नहीं करना है। अरे यार मैं लेके जा रहा हूँ मेरे एक घर से दूसरे घर, या एक भाड़े का घर था उसके दूसरे भाड़े के घर पे जा रहा हूँ, थोड़ी उसमें ईवे बिल जनरेट करेगा। वो इन्फॉर्मेशन लेके गवर्नमेंट क्या ही उखाड़ लेगा। अच्छा, वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड व्हीकल। नॉन मोटराइज्ड व्हीकल मतलब जिसमें मोटर नहीं होता, यानी कि क्या, बुलक कार्ट, कूली है अपना, ठीक है। दूसरा कुछ भी है, मैन कार्ट हो गया, बुलक कार्ट हो गया, कूली हो गया, साइकिल हो गया, इसमें आप गुड्स लेके जा रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
तो भैया इसमें क्या ई वे बिल जनरेट करेंगे अपन, क्योंकि ये डिस्टेंस ही कितना होगा, समझा। अच्छा, थर्ड बोला है कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन। यहां से अगर मैं भेज रहा हूं इनलैंड कंटेनर डेपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, या फिर फ्रॉम देयर टू कस्टम पोर्ट या फिर कस्टम एयरपोर्ट वगैरह वगैरह, तो टू या फ्रॉम दोनों में ई बिल जनरेट नहीं होगा। ठीक है। अब ये होता क्या है इनलैंड कंटेनर डेपो, सिंपल, जहां देख बेसिकली कोई बंदा इंदौर का है, ओके, क्विकली आई जस्ट एक्सप्लेन कि कोई बंदा इंदौर का है, अभी उसने यूएस से गुड्स इंपोर्ट किए, तो वो गुड्स आ जाते थे मुंबई पोर्ट, तो उसको आना पड़ता था ऑल द वे टू मुंबई पोर्ट, और फिर रेगुलेशंस और जो भी प्रोसीजर जो फॉलो करेगा और फिर लेके जाएगा इंदौर, तो उसमें इसका टाइम बहुत खोटी होता था और पैसा भी जाता था। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया, बोल दिया एक काम करते हैं, इंदौर में ही एक जगह को इंदौर आईसीडी बुला देते हैं। तो इंदौर और क्या आसपास के जो भी क्या है सिटीज है, भोपाल है या फिर उज्जैन है, वहां पे भी किसी को अगर इंपोर्ट करना है तो भाई वो मुंबई तक ना आए, वो इंदौर आईसीडी में पहुंच जाए। इसे हम लोग ड्राई पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक कस्टम ऑफिसर तैनात होगा, तो आप जो भी है अपने गुड्स को वहां पे लेके आ जाइए, वहां पे गुड्स छुड़वा दीजिए, अपने पेमेंट वहां पे कर दीजिए और वहां से क्या है लेकर जाइए अपनी फैक्ट्री। तो आपको मुंबई से आने का धक्का बच जाता है, बिकॉज मैं ही उसे लेके आता हूँ इंदौर आईसीडी आपके, और क्या है दूसरे जो भी है बेसिकली आपके सिटी के या आपके क्या है स्टेट के जितने भी क्या है सिटीज है, उनके जो पिन कोड्स वहाँ पे हिट होते होंगे, वो सब के गुड्स मैं वहाँ पे लेके आ जाऊँ, तो आपको वहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। सेम केसेस फॉर एयर फ्रेट स्टेशन, कि जहाँ पे कस्टम एयरपोर्ट नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल मणिपुर में कस्टम एयरपोर्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, कलकत्ता कस्टम पोर्ट है, करेक्ट, एयरपोर्ट वहां पे उसे क्या जाना पड़ता था लेने मणिपुर वाले को। तो गवर्नमेंट ने बोला यार एक काम करते हैं, मणिपुर को एक एएफएस बना के दे देते हैं, तो जो भी क्या होगा यहाँ का क्या है एयरपोर्ट होगा, वो यहाँ से क्या है मणिपुर एएफएस लेके जाएगा, और वहाँ के जो भी नेबरिंग स्टेट्स या सिटीज़ है वो क्या है वहाँ पे आ सकते हैं अपने गुड्स छुड़वाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कस्टम ऑफिसर तैनात होगा। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाता है, सो दैट फटाफट से गुड्स का मूवमेंट हो, दिक्कत ना हो, प्रोसीजर्स फटाफट से फॉलो हो, और गुड्स बंदे को मिल जाए आफ्टर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ने यही बोला है कि भैया पोर्ट से क्या है, कस्टम पोर्ट से क्या है आईसीडी, आईसीडी से कस्टम पोर्ट, यहाँ पे गुड्स का आना जाना लगा ही रहता है, तो ई बिल यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो तो मैं ही करवा रहा, वो तो गवर्नमेंट ही करवा रहा है, उसमें क्या ई बिल जनरेट कुछ नहीं करना। अच्छा, अगर एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन जाना है, वहां भी ई बिल जनरेट नहीं करना होगा। ठीक है। दूसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, ओके, कि आज अगर हम लोग बात करते हैं, ओके, तो भी बच रहा है, गजब है यार ये तो। ओके, तो दोस्तों आज अगर हम लोग बात करें माय डियर फ्रेंड्स एग्जेम्प्टेड गुड्स की, पता है मैंने बोला था कि एग्जेम्प्टेड गुड्स में ई बिल जनरेट ही नहीं करना। तो नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 और 7/2017 जो भी हम लोगों ने एग्जेम्पशंस पढ़े हैं बेटा, वो और उसके रिलेशन में जो गुड्स के एग्जेम्पशन है जो आपको सिलेबस में है ही नहीं, वो सब ये नोटिफिकेशन के तहत एग्जेम्प्ट है। और इसीलिए मैंने बोला अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स जा रहे हैं तो भैया उस केस में आप ई बिल जनरेट नहीं करेंगे, उसका प्रमाण ये, समझा, यस। अच्छा, जब आप क्या है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट या अल्कोहलिक लीगर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी नॉन टैक्सेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, नो ई बिल। अच्छा, where the goods where the supply of goods being transported is treated as no supply under schedule 3, तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी टिकट आपने भेज दी, अब फ्रैंकली स्पीकिंग वो तो शेड्यूल 3 में आता ही नहीं। मुझे फ्रैंकली इफ आई एम नॉट एबल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम actually not able to recollect any goods which are actually in schedule 3,
और जो था भी वो भी क्या शेड्यूल 3 के बाहर चला गया है। मोस्टली दे आर ऑल सर्विसेज, फिर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो, फ्यूनरल हो, ब्यूरियल हो, ठीक है, ये केस। पर अगर आगे जाके कोई आता है तो भैया वो भी गुड्स क्या जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसके रिलेशन में ई वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है, अगर वो शेड्यूल 3 यानी 7.2 में कवर होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, एम्प्टी कार्गो भेज रहे हो माँ का सामान, पागल हो क्या, इसमें क्या ई वे बिल लूंगा मैं, कुछ गुड्स ही नहीं उसके अंदर। थर्ड एज इन 8th, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये डेफिनेटली आ सकता है बिकॉज यहाँ पे एक लिमिट है। देखो लिमिट जहाँ पे आता है ना उसका चांसेस एनी विच वेज बढ़ ही जाता है पूछने का, बिकॉज वहां पे आप क्या है थोड़ा गेम खेल सकते हैं। तो होता क्या है देखो, लेट्स से आप समझो ये केमिकल इंडस्ट्री है, तारापुर करके एक एरिया है, वहां पे 5 फैक्ट्रीज है, 4 फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4, और वो सभी केमिकल्स वगैरह क्या मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। तो उनको क्या है वो मेजरमेंट करना पड़ता है कि भैया उनके फैक्ट्री से जब निकला तब क्या था, केमिकल का जो लीटर का कंपोनेंट था वो कितना लीटर्स था, और जब पहुंचा तब कितना लीटर्स था। तो वो लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, और अकॉर्डिंगली नॉर्मल लॉस सामने वाले को बोन करना पड़ेगा, अब नॉर्मल लॉस सप्लायर बोन करेगा और उतना रिफिलिंग ज्यादा कर देगा नेक्स्ट टाइम। तो आप का जो ये ट्रक है वो आपकी फैक्ट्री से वेइंग ब्रिज जाएगा जहां पे वजन होगा। होता क्या है, एक प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर आपका ट्रक आ जाएगा, ट्रक का वेट आपको ऑलरेडी पता होता है, तो जो भी क्या है आपको वेट मिलता है वो टोटल वेट मिलता है, उसमें से ट्रक माइनस कर दो तो आपको लीटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको मेजरमेंट मिल गया कि भैया जब इनिशिएट हो रहा था मूवमेंट तब कितना था और जब पहुंचा तब कितना था, सॉर्टेड है। गवर्नमेंट सिर्फ ये बोल रहा है आपकी फैक्ट्री से वेइंग ब्रिज तक का अगर फासला 20 किलोमीटर तो फिर वहां पे ई वे बिल जनरेट करने की कोई नहीं है जरूर। समझा ना ये कॉन्सेप्ट। और अगर एम्प्टी सिलेंडर भेज रहे हो फॉर पैकिंग एलपीजी गैस फॉर रीजन अदर देन सप्लाई तो भी ई वे बिल जनरेट नहीं करना, ठीक है, ये केस। ओके, एंड लास्ट चीज है दोस्तों कि एज अ ड्राइवर, ओके, एज अ पीआईसी, पीआईसी का फुल फॉर्म लिख दो, पर्सन इन चार्ज। ओके, तो जो भी बेटा पर्सन इन चार्ज होता है कन्वेंस का, ठीक है, जो भी पर्सन इन चार्ज होता है कन्वेंस का उसे इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान तो कैरी करना ही पड़ेगा, और साथ साथ में कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल कॉपी ऑफ ई वे बिल भी होना चाहिए उसके पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। समझा। और अगर आपका इनवॉइस नहीं, अगर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस का क्या प्रिंट आउट होना चाहिए, जहां पे आपके पास क्यूआर कोड होना चाहिए और साथ साथ में आईआरएन नंबर एम्बेडेड होना चाहिए, तो ही वो वैलिड ई इनवॉइस है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल इनवॉइस है तो नॉर्मल इनवॉइस, अगर ई इनवॉइस है तो ई इनवॉइस, पर साथ साथ में ये तो चाहिए ही चाहिए। समझा। यस। अच्छा, ई इनवॉइस का लिमिट फटाफट से बताओ क्या है। करेक्ट। नेक्स्ट, देखो भाई सुन लो, आज कमिश्नर के पास, ओके कमीशंस नहीं, कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो बीच में कन्वेंस को रुका सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, उन्हें पूछताछ कर सकता है कि कहाँ है आपका इनवॉइस, कहाँ है आपका ई वे बिल, वो कर सकता है। समझा। यस। या फिर कोई ऑफिसर जिसने कमिश्नर ने को एम्पावर किया है, ओके, तो कमिश्नर ने अगर एम्पावर किया किसी ऑफिसर को तो वो कर सकते हैं। पर जैसे आप इंटरसेप्ट करो, याद रखना सबसे पहले आपको बनानी समरी रिपोर्ट, फिर आपको बनानी है फाइनल रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट कितने टाइम में अंदर बना लोगे, विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन आपको बनानी, और फाइनल रिपोर्ट 3 दिन के अंदर, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्पेक्शन, एक्सटेंशन और 3 दिन।
पर कमिश्नर की परमिशन लगेगी। ठीक है, काउंटिंग यहाँ पे चालू कहाँ से होगी, तो इंस्पेक्शन जिस दिन हुआ है उस दिन के मिडनाइट से चालू होगी और उस दिन के मिडनाइट नेक्स्ट दिन के मिडनाइट पे खत्म होगी, एग्जैक्टली लाइक ई वे बिल कंप्यूटेशन। ठीक है, तो वो कंप्यूटेशन को मद्देनजर रखते हुए 3 दिन का वैलिडिटी गिनो, एक्सटेंशन और 3 दिन है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दो। ठीक है, यस, ये केस। अच्छा, याद रखना जब इंटरसेप्ट कर भी रहे हो तो याद रखना, ओके, आप सिर्फ इंटरसेप्ट एक ही बार कर पाओगे इन वन स्टेट, बार बार नहीं अलाउड है, अनलेस आपको अगर क्या है बेटा, ये भनक पड़ गई है, आपके पास क्या रीजन टू बिलीव है कि कोई टैक्स इवेशन होने वाला है। इज दैट वेरी क्लियर? यस। और अगर क्या है, ये जो भी क्या डॉक्यूमेंट्स है, ई इनवॉइस है, ई वे बिल है या इनवॉइस है, वे आपके पास नहीं मिलते तो आपके गुड्स हो जाएंगे क्या बेटा, डिटेन, और आपका कन्वेंस भी हो जाएगा डिटेन या कॉन्फिस्केट, यानी उसका पोजीशन गवर्नमेंट के हाथ लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो चुपचाप जो कंप्लायंसेस है वो करो। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे खत्म होता है अपना ई वे बिल। मुझे बस एक हेल्प कर दो, क्या आएगा आंसर यहाँ पे बता दो एक। एक दो जन का आंसर आ रहे हैं, काफी लोगों का आया है। नंदी इज अलाउड सर, शंभू अलाउड नहीं है, राइट, क्योंकि शंभू ही है वो जिसने क्या किया है बेटा, कांड किया है। गॉट इट? तो ये देखा आपने कि जो नवंबर में पूछा तो आरटीपी ऑफ मई 22 में ऑलरेडी पूछ लिया था बेटा, समझ रहे हो? ये इसका आंसर बताओ। इज इट मैंडेटरी टू फर्निश डिटेल्स ऑफ यूए बिल इन पार्ट बी? कॉमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट। देखो, पार्शियली इट इज वैलिड, राइट, पार्शियली वैलिड। अभी वर्ड भी देखो कैसा यूज किया है उन्होंने। तो अगर ऐसा भी लिख के आ जाते हो कि यस द स्टेटमेंट इज वैलिड बट देर इज एन एक्सेप्शन टू दिस केस, और वो एक्सेप्शन में 50 किलोमीटर वाला लिख देना, तो गलत नहीं मिलेगा, समझा? हाँ। अच्छा, एक और चीज था जो यहाँ पे टाइमलाइन रह गया था मेरे से, वो आप लिख दो जरा प्लीज। यस, लिख दो। कैन ई वे बिल बी कैंसल्ड? ओके, ये क्वेश्चन बना के लिख दो, कैन ई वे बिल बी कैंसल्ड? ओके, ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं कहीं पे आप। आंसर इज यस, विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। ठीक है, बट उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन ये है, ये पॉइंट है, लिख दो, बट इट के नॉट बी कैंसल्ड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट। ओके, तो अगर आपका क्या है, ट्रक चल रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और वहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया, तो उसके बाद आप ई वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते। तो जो करना है वो वेरिफिकेशन के पहले कर देना भाई। ओके,
ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, दैट लुक्स गुड टू अस। ओके, तो यस, ये बात करनी थी तो कर दिया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ई वे बिल। इज दैट वेरी क्लियर गाइस? यस, डन। ओके, तो दोस्तों यस, वी आर डन विद दिस। तो दोस्तों आज की सभा यहीं समाप्त होती